अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर को हम पूरा नहीं कवर करने वाले, बल्कि इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो कर भी लेते तो फिर उन्हें पेपर्स तक याद नहीं रह पाता। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है, वो ये कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जिसके आपके 2027 के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बजाय इसके कि हम पूरा पढ़ें और वो हमें याद न रहे, हम कम पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। और रट्टे से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमें याद रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर 2027 में जो पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द फॉलोइंग। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फॉलोइंग। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि जब आप डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे होते हो, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को जब आप फिल कर रहे होते हो, जैसे कि पी का हमारे पास पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हमारे पास डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब आप इनको फिल करते हैं, सो फर्स्ट हम फिल करते हैं सिंगल। फर्स्ट सिंगल हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड देन डबलिंग अकर्स, और फिर डबल होता है। अब कैसे, जैसे कि मेरे पास p का ऑर्बिटल्स है px, ये px है, py है और pz है। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर फिल करना है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर। तो पहले मैं इसके अंदर एक डालूंगी, मैं दूसरा इसके अंदर नहीं डालूंगी। पहले मैं इन तीनों के अंदर सिंगल सिंगल डालूंगी और फिर डबल डबल। पहला इसके अंदर, फिर दूसरा इसके अंदर, फिर तीसरा। अब जो चौथा आएगा, अब डबलिंग होगी। चौथा इसके अंदर, पांचवा इसके अंदर। अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं तो फिर छठा इसके अंदर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 2 फिल कर दिए और ये खाली है। पहले तीनों के अंदर सिंगल सिंगल और देन डबल डबल हम इसको फिल करेंगे। ये कहता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये पहले आप सिंगल करोगे और फिर डबलिंग करोगे। उसके बाद है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑर्बिटल्स with increasing energy with 1s having lowest energy। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जाओगे ना, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी वाले शेल से फिल करते 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 फिर ज्यादा एनर्जी वाले तक लेके जाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डायरेक्टली 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा शेल तो खाली है। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आप पहले शेल को फिल करोगे, फिर दूसरे शेल को फिल करोगे, फिर तीसरे शेल को, फिर चौथे शेल में जाओगे। तो ये कहता है ऑफ प्रिंसिपल कि आप इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में जाओगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स को ऐसे फिल करोगे कि वो इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को, फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को। इसमें उसने बोला है कि 1s पहला शेल, 1 का मतलब है पहले शेल का s ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी है। असेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ। अभी मैं आपको ना जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज लिखवाऊंगी ना, तो मैं उसमें भी बताऊंगी कि सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है।
उसके बाद है n+l, या फिर जिसको वेस्टमिंस्टर रूल भी कहा जाता है। ये कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल विथ लोएस्ट n+l वैल्यू फिट। ठीक है, ये कहता है कि अगर बहुत सारे ऑर्बिटल्स आपके पास हैं और आपके अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो आप सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे जिसकी n+l वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी हो। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स की वैल्यूज होती है, n+l वैल्यू जिसकी छोटी होगी आप उसको फिल करोगे। इफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n+l वैल्यू, then look for lowest n वैल्यू। अगर ऐसा कुछ सीन हो जाए कि दो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी दोनों की n+l वैल्यू एक जैसी आ रही है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों की सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे कि जिसका n छोटा होगा ना, लोएस्ट n वैल्यू। लाइट की वजह से क्या हुआ था कि मेरी वीडियो यहीं पे पॉज हो गई थी, तो अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि n+l या वेस्टमिंस्टर रूल क्या कहता है कि n+l वैल्यू जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होंगे तो हम ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू देखते हैं। जिसकी n+l वैल्यू छोटी होती है ना, हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर देते हैं, और जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही होती है हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बाद में फिल करते हैं, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू। अगर एक और केस हो सकता है कि हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल्स हैं और दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम n की वैल्यू देखेंगे कि जिसका n लोएस्ट वैल्यू रखता हो उसमें इलेक्ट्रॉन को हम पहले डाल देंगे। ठीक है, तो ये कहता है n+l वैल्यू। अच्छा, ये जितने भी रूल्स है ना, ये रूल्स है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये जो हम नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी करेंगे उसी के ये रूल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम एक सीरीज पढ़ते हैं और वो सीरीज इन चारों प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। इनके ऊपर जो ये बातें कही उस हिसाब से सीरीज को बनाया गया है। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हमारे पास ना कुछ नंबर्स होते हैं जिनको क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। उन क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जो ऑर्बिटल है उसके अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर ना, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो क्वांटम नंबर होता है ना, अभी मैंने बताया क्वांटम नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं, ऑर्बिटल के बारे में बताएं। एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो हम जब उन दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है उनको चार नंबर्स की मदद से समझते हैं। उन चारों नंबर्स में से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। और यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो फोर क्वांटम नंबर कैन बी सेम फॉर electrons for two electrons in an orbital। ठीक है, ये कहता है कि कभी भी चार क्वांटम नंबर तब सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं। ये बात कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये टोटल चार प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब आप अगर इन चारों को कंक्लूड करो तो ये मेनली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में फिल करो, लोअर टू हायर असेंडिंग ऑर्डर में चलो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज होती है जिसको करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रही हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए और फिर हम यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज को लिख सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ना एक सीरीज होती है।
उसको हम पहले ना ऑर्बिटल शेल वाइज ऑर्बिटल्स को लिखते हैं, फिर उसको हम डायगोनल कट करते हैं और देन उसको लिखते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ कि बजाय इसके कि वो पूरा पेपर में बैठ के डायगोनल क्रॉस करें, सब कुछ करें या रट्टा मारे सीरीज का, इससे बेहतर है कि आप एक ट्रिक से उस सीरीज को याद कर लो। अब अगर आप उस ट्रिक से इस सीरीज को याद करते हो तो उससे क्या होता है कि आपको वो याद रहती है, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो वो सीरीज क्या है, पहले मैं वो सीरीज आपको लिख के दिखाती हूँ और फिर हम इसको लिखना सीखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 और 5d10, 6p6 और 7s। तो ये हमारे पास सीरीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और ये सीरीज हमें क्या बताती है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है वो 1s2 है, फिर 2s2 है उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर 2p6 है उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर 3s2, 3p6, 4s2। यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने ना क्या करें ऑर्बिटल्स को लिखा है। अब इस ऑर्बिटल को समझते भी हैं कि ये ऑर्बिटल्स कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि 1s2 है, 1s2, इसमें जो 1 है ये मुझे शेल के बारे में बता रहे हैं कि कौन से शेल की बात हो रही है। KLMN हम शेल पढ़ते हैं ना, ये वो बता रहे हैं। ये 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं और S जो है ये ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल या F ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल बता रहे हैं। तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत ना डरते हैं, भूल जाते हैं। तो अब इसकी हम एक ट्रिक याद करते हैं। सबसे पहले आप अल्फाबेट्स को याद रखो क्योंकि SPD अल्फाबेट्स है ना, तो अल्फाबेट्स को याद रखो। 2 बार लिखो स्कूल, एस से स्कूल आता है तो स्कूल, स्कूल 2 बार एस, फिर 2 बार प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फिर 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, और 1 बार फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। वापस से देखते हैं। 2 बार स्कूल, स्कूल स्कूल, फिर 2 बार प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फिर 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, और 1 बार फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। अब एक बात याद रखना, वो बात क्या है कि S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं 10 और F में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी जो वैल्यू है ना ये याद रखनी पड़ेगी, उसको उसकी पावर बना दो। S जहां जहां उसकी पावर 2 बना दो, P की पावर 6 बना दो, D की पावर क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 बना दो, P की पावर 6, S की पावर 2, D की पावर 10, T की पावर 6, S की पावर 2, F में 14 आते हैं तो उसकी पावर 14 बन जाएगा, 10, 6 और 2। अब काउंटिंग करते हैं यहाँ से। S को हम स्टार्ट करेंगे, S को स्टार्ट करेंगे 1 से, P को स्टार्ट करेंगे 2 से, D को स्टार्ट करेंगे 3 से और F को स्टार्ट करेंगे 4 से। S को 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा S, 5वें S के साथ 5, 6 और 7। S को 1 से स्टार्ट करा था तो P को 2 से करेंगे। पहला P जहां दिखे उसके साथ 2 लगा देंगे। 3, 4, 5, 6। S को 1 से स्टार्ट करा, P को 2 से तो D को 3 से। पहला D जहां दिखेगा उसके साथ 3 लगा देंगे। ये रहा 3, 4, 5। उसके बाद F, F को 4 से स्टार्ट करेंगे। F एक ही है तो उसके साथ 4 लगा देंगे।
तो हमारी सीरीज तैयार हो गई, ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हो। मैंने भी इसी तरीके से याद रखी क्योंकि इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, बच्चे भूल जाते, तो इससे बेहतर ये है कि आप इसी तरीके से चलोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की है, हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 24। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, वो क्या कि डी के अंदर कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। अगर 4 है तो उसको 5 में करो, 9 है तो उसको 10 में कन्वर्ट करो। ये कैसे करेंगे हम अभी मैं दिखाऊंगी, करेंगे तो समझ आ जाएगा। 24 है तो यहाँ से देखते हैं 1s2, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है पावर के हिसाब से डालते जाओ। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में चले गए, 24 में से 22 बचे। फिर 2s2, उसके बाद 2p6, 2p6 तक 10 हो गए, 2 2 4 6 10। उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 है 18, 4s2 20। उसके बाद 3d10 है। 10 का मतलब ये है कि उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 बच रहे हैं, 20 हो गए, यहाँ तक 4 बच रहे हैं। अगर मैं 3d10 कर दूंगी तो क्या ये, सॉरी 3d4 कर दूंगी तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 के अंदर 4 और 10 नहीं आ सकते। 4 नहीं करने मुझे, 4 अगर है तो उसको 5 करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो s है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगी और यहाँ d में 5 इलेक्ट्रॉन्स कर दूंगी। ये एक्सेप्शन याद रखनी है, वरना ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला देखते हैं। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन और 17 लिखा हुआ है। 17 इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो असल में होते हैं क्लोरीन के पास, लेकिन अभी सिचुएशन में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो हम 17 की नहीं बल्कि 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो गए 18। काउंट करो, 2 2 4 6 10 12 18, इस तरीके से होगी। उसके बाद एस आर के ऊपर प्लस प्लस 2 प्लस के निशान है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए में, असल में 38 होते हैं, 2 इसने दिए हैं, तो हम 38 की नहीं बल्कि 36 की करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद है 4s2, 3d10, यहाँ तक 30 हो गए। काउंट करो, 2 2 4 6 10 12 18 20 और 10 30, बचे 6। उसके बाद 6 किस में आएंगे, 3d10 के बाद है 4p6, 4p6 के अंदर आ जाएंगे। हो गए 36, हो गए। अब यहाँ आते हैं 29 की करने, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 29 की करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। 9 बचे ना, यहाँ तक 20 हो गए, 9 बचे तो 9, लेकिन 9 नहीं आ सकता, अभी मैंने बताया, तो इसको 10 कर देंगे और यहाँ इसमें से एक ले लेंगे, वो एक इसमें डाल के इधर S1 कर देंगे और यहाँ पे 3d10 कर देंगे। उसके बाद ये है Ca प्लस टू चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं, हम 20 की नहीं बल्कि 18 की करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। काउंट करो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, सही है। अब यहाँ पर आते हैं ब्रोमीन 35, इसका असल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो हम 35 नहीं बल्कि 36 की करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, थोड़ा सा इसको लाइन खींच लेते हैं। 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और कितने बचे, यहाँ तक 30 हो गए, 6 बचे तो वो p में आ जाएंगे, 4p6, यहाँ तक 36 हो गए पूरे। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 12 18 और ये 20 30 और 36, 47 का करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10
46, यहाँ तक 36 हो गए। उसके बाद है 5s2, 5s2, 36, 37, 38 हो गए, 38। अब 3D अगर मैं 10 करूंगी तो ये 48 हो जाएंगे, 48 में मुझे 47 करने हैं, तो 38 में कितने डालेंगे, 47 होंगे, 9, 9। लेकिन 9 तो डाल ही नहीं सकते, मुझे इस 9 को 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दो में से एक करना पड़ेगा। जब भी क्या हो, डी के अंदर 4 या 9 आ रहे हो, तो पिछला वाला जो एस होगा उसके दो में से उसको एक कर देंगे, और इसके अंदर 9 है तो 10 कर देंगे, 4 है तो 5 कर देंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कंपलसरी सवाल है। कोई ऐसा साल नहीं है अगर आप उठा के देखो कि ये सवाल ना आया हो, ये हर साल आता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब हम इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट का तो एक ही रह गया है, मगर अब लॉन्ग इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सॉरी दो रहेंगे शॉर्ट के। लॉन्ग थोड़ा ये लेंथी सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अरेंज द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल के लिए हमें l की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। सबसे पहले 3d है, इसको वापस से लिख लेते हैं यहाँ से। 3d है, उसके बाद 4s है, 4p है, 4d है, 5s है, 6s है, और 5p है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये n बता रहे हैं, और इसको देख के हम l निकालेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3, प्लस d की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि हम n प्लस l वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो ये 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे 4 प्लस 0, 4 निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। उसके बाद 4 प्लस 1, 5, 4 प्लस 2, 6, 5 प्लस 0, 5, 6 प्लस 0, 6, और 5 प्लस 1, 6। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 4 है, तो हम सबसे पहले 4s को लिख देंगे। अब उसके बाद 5 है बड़ा नंबर, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना। 4 है सबसे छोटा, उसके बाद 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 3 है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। लेकिन जब हमने बोला, याद है हमने जब पढ़ा था लॉ, तो वो कहता था अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके पास दो तीन ऑर्बिटल जो उनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर n को देखो। n, इस वाले 5 का n 3 है, इस वाले 5 का n 4 है, और इस वाले 5 का n 5 है। तो पहले 3 छोटा है, फिर 4 छोटा है, फिर 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3d, 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 छोटा है, 4p, उसके बाद 5 उससे बड़ा है, 5s। अब 6 वाले पर आते हैं। एक 6 वाला ये है, एक 6 वाला ये है, एक 6 वाला ये है। अगेन इनके n को देखेंगे, एक का n 4 है, एक का n 6 है, एक का 5 है। तो पहले 4 वाले लिखेंगे, 4d, ये वैल्यू हमने निकाली ना इनकी, 4d, कॉमा 4 के बाद 6 नहीं, 5 वाले लिखेंगे, तो 5 छोटा है 6 से, तो 5p, और एंड में आएगा 6s। तो ये अकॉर्डिंग टू n प्लस एल है। इन सबको देख के हमने इनकी n प्लस एल वैल्यू निकाली, और फिर हमने देखा कि किसकी n की छोटी, उसको पहले लिखते गए। उसके बाद है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर व्हिच l इक्वल्स टू 0 एंड l इक्वल्स टू 1। l इक्वल्स टू 0 किसके लिए होता है, s के लिए, और s का स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप। l1 किसके लिए होता है, p के लिए, p का शेप क्या होता है, डम्बल, डम्बल शेप। सही है। तो बस ये बताना है इस सवाल में। अब असल सवाल है ये, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और ड्राइव करना है इन तीन डेरिवेशन को। सबसे पहले पोस्टुलेट पर आते हैं, बोहर के पोस्टुलेट्स पर। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि
इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in definite distance having fixed energy। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होते हैं, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर, और इसकी इस डिस्टेंस की यानी कि शेल की एनर्जी भी फिक्स होती है। अभी हमने देखी ना फिक्स एनर्जी, कि इसकी कुछ एनर्जी, इसकी फिर से ज्यादा, फिर से ज्यादा, फिर से ज्यादा। दूसरा पोस्टुलेट क्या होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन revolving in its orbit, it do not lose or gain energy। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ना ही वो एनर्जी को लूज करता है ना ही गेन करता है। अल्लाह ताला ने जिस शेल में उस इलेक्ट्रॉन को बनाया है, अगर इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूम रहा है तो वो एनर्जी का कोई चेंज नहीं लाएगा, ना ही एनर्जी को निकालेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और शेल में जा रहा है, तो फिर एनर्जी का चेंज आता है। अब वो चेंज क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर it absorb energy। lower level it release energy। ठीक है क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने से हायर, यानी कि अगर पहले शेल में और पहले से दूसरे में जा रहे हैं, तो ये अपने अंदर ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर दूसरे से पहले में आना तो एनर्जी को निकालेगा। ये बात कहता है बोहर। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व in those orbit in which angular momentum is integral multiple of r। लास्ट पॉइंट ये कहता है, अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल का इलेक्ट्रॉन अगर वो पहले शेल में है, तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज से बाउंडेड है। पहले शेल का इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में नहीं घूम सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है पांचवें शेल के इलेक्ट्रॉन से। पांचवें शेल में पांचवें शेल वाला इलेक्ट्रॉन रह सकता है और पहले शेल में पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका जो मोमेंटम है, यानी कि जिस स्पीड से वो घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी NH/2 के बराबर होती है, जो कि बोहर ने फॉर्मूला दिया एंगुलर मोमेंटम का। और फिजिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो NDR पढ़ते हैं। इसमें से प्लैंक्स कांस्टेंट है h, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, मल्टीपल जो भी शेल है, m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, v जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और r जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। सही है, तो ये कुछ पोस्टुलेट से बोहर के साथ ही साथ हम काम करते हैं, साइड में रख करके ना अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी डेरिवेशन को, और जरूरत पड़ने पे वहां का भी हमें मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें ड्राइव का करना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एनर्जी, इसको भी मिटा देते हैं ताकि जगह और ज्यादा बन जाए। शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे वैसे भी हो गए हैं, तो
सबसे पहला है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या किसी भी बॉडी की एनर्जी, दो एनर्जी को सम कर कर आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एज, कैसे निकलेगी कि एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? सिंस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव साइन के साथ फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है? Z² अपॉन 4πε0 और r का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। और डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल घूमते हैं तो इनका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, माइनस का साइन ऐसे आ गया, Z² अपॉन 4πε0 r² और इनटू r। इस वाले r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आई? -Z² अपॉन 4πε0 और r। ठीक है, ये निकल कर आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, उसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू में। तो एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हमने निकाली, -ZE² अपॉन 4πε0 और r। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस ZE² अपॉन 4πε0 r। वहां से भी रफ करते हैं। अच्छा, मैं ना क्वेश्चन को नहीं मिटा रही, क्वेश्चन में हमारे पास 3 डेरिवेशन है, तो इसलिए क्वेश्चन को मैं नहीं मिटाऊंगी ताकि आसानी रहे। ये पोस्टुलेट मिटा देती हूँ, ये हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं, तो उसको मिटा के यहाँ से काम कंटिन्यू करते जाते हैं। सवाल को नहीं मिटाना बस, ताकि सवाल में हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी डेरिवेशन हमें करनी है। ये लिखा हुआ है एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वैल्यू होती है mv² की। वो क्या वैल्यू होती है? ε0 n² अपॉन 4, नहीं सॉरी, mv² की वैल्यू होती है ZE² अपॉन 4πε0 और r। mv² की ये वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे ये भी वैल्यू पुट करते हैं साथ। तो एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 और mv² की जगह क्या आ जाएगा? ZE² अपॉन 4πε0 r और माइनस बाकी की वैल्यू ये आ जाएगी, ZE² अपॉन 4πε0 और r। अब क्या करना है कि देखो, हमारे पास ये 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे डिवाइड में 2 है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ZE² अपॉन 4πε0 r। ठीक है, ये ऐसे आ गया, -2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी चीज 2 के बराबर हो जाएगी, 4πε0 r। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है
और वो चीज पूरी 2 के बराबर हो जाएगी। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2, -2 आ गया। ठीक है, और ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कहीं पे तो नंबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कि E इक्वल्स टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारी एनर्जी की ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया एनर्जी के लिए, जो कि क्या है, माइनस ZE स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अच्छा, अब यहाँ पे हम R की एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, R की एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है हमारा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई और हमारा m e स्क्वायर। R की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ, मैं नीचे से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m e स्क्वायर। अब क्योंकि कोई चीज जब डिवाइड में होती है तो ये ऊपर निकल कर चला जाएगा, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा 4 पाई m e स्क्वायर और ये चीज नीचे रह जाएगी, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या चीज कैंसिल हो सकती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और तो भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो हम बाकी चीजों का एज इट इज लिख देंगे, माइनस Z की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, m आ गया डिवाइडेड बाय 2 और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये है n स्क्वायर और h स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी फाइनल है एनर्जी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है कि जो एनर्जी होती है तो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है E2 चेंज एनर्जी, E2 माइनस E1। ठीक है, मैं यहाँ से एक काम क्या कर सकती हूँ, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि E इक्वल्स टू माइनस ZE की पावर 4 m और 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर और 1 अपॉन n स्क्वायर को मैं अलग लिखूंगी। बस मैंने 1 अपॉन n स्क्वायर को अलग करके लिखा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलती कर जाते हैं, तो वो चीज हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सब कुछ सही है, z और e की पावर 4 और m भी है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और सही है। लेकिन बस एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, और वो गलती मैंने क्या कर दी, वो गलती मैंने इतनी सी कर दी कि मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। 4 यहाँ पे नहीं लगना था। अब 4 लगाने की वजह से हमारी ये वाली वैल्यू जो कैंसिल हुई है ना, ये नहीं होगी, ये हट जाएगा और हमारा 8 जो है ना वो एज इट इज रहेगा बस।
सी गलती हो गई है क्योंकि काफी बड़ी वैल्यूज है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो बस ये एक गलती हो गई मुझसे, बाकी तो सब हमने बिल्कुल सही ड्राइव करा है। ठीक है, बाकी सब हमने सही ड्राइव करा। तो एनर्जी का हमारे पास ये निकल कर आ गया फाइनल फॉर्मूला। अब दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब दूसरा हम काम करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए। सबसे पहले तो चेंज इन एनर्जी कैसे लिखते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। एनर्जी की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 की जगह क्या होगा, इसी वैल्यू को, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, बस ये अलग है क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल अलग हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल से कूद कर आ रहे हैं, दूसरे शेल से कूद कर आ रहे हैं, तीसरे शेल से कूद कर आ रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो ये चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं, तभी मैंने इसको अलग किया था। तो यहाँ पे E2 की जगह सारी चीजें सेम लिखेंगे। E की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर 1 अपॉन n, क्योंकि E2 है तो n2 का स्क्वायर होगा। फिर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे दोबारा से माइनस जेड ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और n E1 की जगह n1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग के यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि जगह हो जाए। अब दूसरी चीज क्या करनी है कि अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू वो चीज प्लस हो जाएगी, माइनस जेड ई की पावर 4 m और 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जेड ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और ये 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। प्लस वाली चीज को हम पहले लिख देंगे, माइनस वाली को बाद में लिख देंगे। डेल्टा ई इक्वल्स टू जेड ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, फिर आएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब ये वाली माइनस के साथ है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो जेड ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h का स्क्वायर और 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये वाली चीज हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो चीज कॉमन है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कॉमन है तो हम इनको कॉमन में निकाल लेंगे। जेड ई की पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h का स्क्वायर और बाकी n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को जब आप कैलकुलेट करते हो, अभी कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, तो 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। तो हम लिख देंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू जेड ई की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस, सॉरी इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे 2.18 10 की पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। एच न्यू होता है तो हम ये इसकी जगह पुट कर देंगे एच न्यू इक्वल्स टू 2.18 10 की पावर माइनस 18 और 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगेन यहाँ पे रब करते हैं, सब
मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देते हैं एच न्यू। अब यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि ये जो न्यू होता है ना ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू को एक तरफ रखा, इक्वल्स टू हमारी वैल्यूज क्या आती है, जेड ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर। और ये एच जब यहाँ से नीचे आएगा तो इस वैल्यू के अंदर एच क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, एच क्यूब हो गया। और ये 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, डेरिवेशन निकल कर आ गई। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने काम कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी के लिए। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें ड्राइव करेंगे तीसरी डेरिवेशन। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी इसमें भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं काम तो सही कर रही होती हूँ मगर इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अच्छा जी, एम की पावर 4 सही है, बिल्कुल सही काम किया हुआ है, बिल्कुल सही है। एम ई की पावर 4 और ये नीचे है 8 एप्सिलॉन नॉट और एच क्यू, बिल्कुल परफेक्ट काम किया हुआ है। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए जो Z होता है ना वो 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे Z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो Z हट जाएगा। हमेशा याद रखना कि हम हमेशा Z की जगह 1 पुट करेंगे। Z की डेरिवेशन में वैल्यू हमेशा 1 है, ये बात फिक्स है, क्योंकि बोहर ने काम ही एक शेल वाले इसके लिए करा है, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए काम करा है। तो जितनी भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ये बात जहन में रखनी कि Z की वैल्यू जहां जहां Z है वहां 1 पुट होगा। ना भी करो तो भी ठीक है, कर लोगे तो भी कोई मतलब कोई फायदा नहीं है। 1 की जब 1 जो है किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 ही रहता, वो उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 की वजह से कोई खास असर नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम काम करते हैं अपने वेव नंबर के लिए। अब वेव नंबर के लिए एक चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सी वी डैश के बराबर है, वी बार। और ये जो वी बार है ना ये वेव नंबर होता है। तो बस क्या करेंगे, इस वाली डेरिवेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस उस वाली डेरिवेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। सी वी डैश इक्वल्स टू जेड ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एच का क्यूब 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। मुझे v चाहिए क्योंकि मुझे वेव नंबर निकालना है ना, तो मैं c को डिवाइड में भेज दूंगी। तो ये v डैश हो गया z e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब और c आ जाएगा। और ये 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पूरी चीज है ना, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है आर एच के बराबर, इसको कहा जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पुट कर देते हैं v डैश इक्वल्स टू आर एच और 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया वेव नंबर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन करी। एक डेरिवेशन में मुझसे बस 8 की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी जो भी मिस्टेक होती है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ऐसी बात है, इतनी बड़ी बड़ी इनकी वैल्यूज है, इंसान के स्लिप हो जाता है दिमाग से। बाकी जो हमने किया है वो ये छोटी छोटी डेरिवेशन है। तो क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे तो कोशिश यही होती है कि देखो सवाल मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या निकालना है।
एनर्जी निकालनी थी, वो हमने सबसे पहले निकाली, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद हमसे बोला गया था वेव नंबर निकालो, हमने वेव नंबर भी निकाल लिया। तो ये तीनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो कि इसी तरीके से इसको करो ताकि पेपर में आए तो आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉज करते हैं वीडियो को और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिख के कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी भी अगर आप पूरी बुक को देखो ना तो उस हिसाब से अभी भी बहुत कम क्वेश्चन हैं। अभी भी मैं कहूँगी कि अच्छे खासी कम हो गए हैं, क्योंकि पूरी बुक अगर आप देखो उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से भी इतने क्वेश्चंस निकालना बहुत मुश्किल टारगेट था, क्योंकि बोर्ड में ना क्वेश्चंस कभी कभार ऐसा होता है कि रिपीटेड आ रहे होते हैं, कभी रेंडमली चेंज भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमें क्वेश्चंस को निकालना पड़ता है, तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि ऐसे क्वेश्चंस को निकाला जाए जो आपके काम ही आए। आप इसको पढ़ के कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ये नहीं कहोगे कि मैंने गलत करा ये पढ़ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, एमिशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ionizing radiation from spontaneous disintegration of nucleus। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियस है ना, जब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। और जब वो टूटता है तो वो अपने अंदर से ना कुछ रेडिएशंस को निकालता है, कुछ शुआओं को अपने अंदर से निकालता है, और उन्हीं शुआओं के फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस निकलती है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो यही है एमिशन ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशंस। आयोनाइजेशन रेडिएशंस का निकलना फ्रॉम स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, अचानक से न्यूक्लियस के टूटने पर, डिसइंटीग्रेशन टूटना ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसके बाद हम अल्फा बीटा और गैमा की बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा और गैमा, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो हमारे पास मास होता है, मास उसका कितना होता है, मास की अगर बात करें तो अल्फा रेस का मास होता है 4 AMU, बीटा का होता है 1/1836 AMU, और गैमा का मास कितना होता है 0, क्योंकि गैमा रेस ना बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो उनका कोई मास नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज है इसकी डिफ्लेक्शन कह लेते हैं, डिफ्लेक्शन। तो ये जो है अल्फा रेस इलेक्ट्रिक, अच्छा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ई से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट होती है। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होती है, बट ऑपोजिट टू अल्फा, अल्फा के मुकाबले में ऑपोजिट। अगर अल्फा रेस इलेक्ट्रिक फील्ड से यू डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये उल्टा होंगी यू। अगर मैग्नेटिक फील्ड से यू डिफ्लेक्ट हो रही है अल्फा रेस तो बीटा यू डिफ्लेक्ट होगी, मतलब डिफ्लेक्शन दोनों में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके अंदर नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल होती है। अच्छा, चार्ज की बात अगर करें, चार्ज तो इसका चार्ज होता है +2, इसका चार्ज होता है -1 और इसका चार्ज होता है कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होती है। उसके अलावा अल्फा रेज जो होती है हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, सॉरी हाईली हाईली
आयोनाइजिंग होती हैं। ये मॉडरेट आयोनाइज करती है और ये वेरी लो। आयोनाइज आयोनाइज का मतलब क्या है कि अगर रास्ते में कोई एटम आएगा तो इसको तोड़ते हुए जाएंगे, इतनी तेजी से ये मूव करती है। तो अल्फा रेस सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, सबसे ज्यादा आयोनाइज करती है। उसके बाद बीटा रेस मॉडरेटली करती है, इससे कम। और गामा रेस इन दोनों से बहुत ज्यादा कम आयोनाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्स रेज, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। तो सबसे पहले एक्स रेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ये बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, हैविंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, और इनकी वेवलेंथ तकरीबन 10 की पावर -8 से 10 की पावर -12 नैनोमीटर तक जाती है। ठीक है, एंड वेरी हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कॉनरेड रोइंजन। ठीक है, कॉनरेड रोइंजन ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद प्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद बोला हाउ आर दे प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी कि एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक कैथोड लगाया था, यहाँ पे एक एनोड लगाया था। यहाँ पे जो पंप है उसको जो प्रेशर था वो 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जा रहा था ना बैटरी से, यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जा रहा था दैट इज 5000 वोल्ट्स। ये वोल्टेज मेनली कैथोड को दिया जा रहा था। ठीक है, कैथोड को ये वोल्टेज दिया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था। हम लोग नॉर्मल डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ते हैं, उसके अंदर कम वोल्टेज दिया जाता है। ज्यादा वोल्टेज देने से क्या होता है कि ये जो कैथोड और एनोड है गर्म होना शुरू हो जाती है। अब कैथोड के गर्म होने से क्या होता है कि कैथोड रेस निकल के बहुत तेजी से जाके एनोड से टकराती है। एनोड है ये, जिसके नतीजे में जब ये बहुत ज्यादा तेजी से टकराती है ना, तो ये खास किस्म की रेस निकलती है, जिसको कहा जाता है एक्स रेस। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्म कैथोड होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, या ये कह सकते हैं कैथोड रेस निकलती है और वो जाके एनोड से टकराती है बहुत तेज स्पीड में। ये नॉर्मल डिस्चार्ज ट्यूब नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, तो इतनी तेज स्पीड में जाके टकराती है कि यहाँ से कुछ रेस निकलती है। कैथोड रेस के टकराने से एनोड पे कुछ खास रेस निकलती है, जिनको एक्स रेस कहा जाता है। तो इस तरीके से इनकी प्रोडक्शन होती है। अब लास्ट में क्या है, 4 यूजेस, इसके यूजेस बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके अलावा हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, बॉडी में से पास हो जाते हैं हमारी, तभी हम अपनी बोन्स का एक्सरे करवाते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि ये आयोनाइजिंग होते हैं। ठीक है, अगर रास्ते में कोई एटम आएगा तो उसको आयोनाइज कर देंगे। और साथ में शार्प शेडो, नहीं शेडो तो नहीं होंगे, हाईली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, आयोनाइजिंग होते हैं। और उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज में ये हाई एनर्जी होती है इनकी। हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस की अगर बात की जाए, तो यूजेस तो आप लोग खुद भी यूज बता सकते हो कि ये हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में यूज हो रही होती हैं।
उसके अलावा इंडस्ट्रीज में यूज हो रही होती हैं। मतलब आप इस तरीके से यूजेस तो खुद से भी लिख सकते हो। यूजेस का क्या है, मैं साथ में शेयर कर दूंगी, बस एक बार पढ़ लो कि भाई हाँ हाँ एक्सरे यहाँ यहाँ यूज होती है। तो यूजेस तो इतने कोई खास होते नहीं है, हॉस्पिटल्स में एक्सरे होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में यूज हो रही होती है। एयरपोर्ट्स पे जब अपने स्कैन करवाते हो अपने, आपके जो लगेज है उसका स्कैन हो रहा होता है, वो एक्सरेज होती हैं। तो इस तरीके से आप खुद से भी बहुत सारे यूजेस लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ज्यादा लंबा नहीं नहीं करेंगे, आई नो बोर होना शुरू हो गया हो आप लोग। बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसके बाद ये वीडियो हम एंड कर देंगे। अच्छा, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर की जगह क्यों लिख रही हूँ, और अजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट करते हैं, और ये डिनोटेड बाय एन। इसके अंदर हम शेल्स को मेनली पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग सब शेल्स को पढ़ रहे होते हैं या ऑर्बिटल्स को पढ़ रहे होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम 1 2 3 4 ऐसे करके बता रहे होते हैं, जबकि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो L इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जा रहा होता है। उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हम लोग जो है बात कर रहे होते हैं कि के, एल, एम और एन शेल की बात कर रहे होते हैं, जबकि इसके अंदर हम लोग एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे होते हैं। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे में लिखा है, नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ये मेन पॉइंट्स हैं। पहले वापस बता देती हूँ कि इसको डिनोट करा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हम शेल के बारे में पढ़ते हैं, जबकि अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन नंबर से वो कर रहे होते हैं, लेकिन अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, यानी कि 0 1 2 3। अगर जैसे यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर जब इसका 1 आएगा इसका 2 होगा, इस तरीके से। यहाँ पे के एल शेल की बात हो रही होती है, यहाँ पे सब शेल होते हैं हमारे पास एस पी डी एफ होते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है। इसमें एटम स्टेबल रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो एटम स्टेबल रहता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो एटम अनस्टेबल रहता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी हाई होती है। तो जब जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रॉन्स रहना पसंद नहीं करते, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो एटम स्टेबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह रहे होते तो एटम थोड़ा अनस्टेबल रहता है। उसके अलावा इसमें अगर इलेक्ट्रॉन चल जाए तो ये फेवर करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फेवर होना होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, लेकिन डू नॉट फेवर बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने में मतलब ये पसंद नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा इसको इधर हम लोग जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय इस तरीके से हम इसको सिग्मा एन पाई करके बता रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा के ऊपर भी स्टार बना के बताते हैं, एंड मैं यहाँ पे सेम सेम बना रही हूँ, इसके ऊपर भी स्टार, सिग्मा के ऊपर और पाई के ऊपर स्टार बना के बता रहे होते हैं। लास्ट है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है? साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही होती है, यानी कि ऑर्बिटल्स इसके अंदर हेड टू हेड टकराते हैं। हेड टू हेड, यहाँ पे साइड में यूं टकरा रहे होते हैं, साइड बाय साइड। ऐसे हेड टू हेड होता है, ऐसे साइड बाय साइड, तो इसके अंदर साइड बाय साइड होता है। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्मिंग बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, फॉर्मिंग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। और इसके अंदर क्या होता है? सेकंड और थर्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के दरमियान अगर कोई दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड होता है, लेकिन दो एटम के दरमियान में जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा ही होगा। जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर ये पहला बॉन्ड बना तो सिग्मा, अगर दूसरा बनेगा तो पाई, तीसरा बनेगा तो ये भी पाई। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है, लेस स्ट्रॉन्ग, इसके मुकाबले में ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्बिटल्स फ्री रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डू नॉट फ्री टू रोटेट, लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से रोटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड एक है, दो एटम की तरह जब एक बॉन्ड बना हुआ है तो इजीली घूम सकते हैं, लेकिन अगर दो तीन इस तरीके से पकड़ लिए तो फिर उनके लिए घूमना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थोड़े दोनों के डिफरेंसेस हैं, सिमिलरली इनके भी और इनके भी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है आई नो, बट इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन जितने थे, जितने मैक्सिमम की कोशिश, जितने इंपॉर्टेंट लगे वो सब मैंने आपको करा दिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।